हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज बात करेंगे सेट नंबर 5 की। बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्न में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है। देखिएगा, भारत के अंदर गाइज जो मलेरिया है उसके 65% केस हैं वो किसकी वजह से फैलते हैं गाइज, आपको बताना है। क्या आंसर बनेगा गाइज। यहाँ पे गाइज आप लोगों को पी देखने को मिल रहा है। इस पी का मतलब है प्लाज्मोडियम। ओके, जो आपको पता है कि जो ये प्लाज्मोडियम है मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा परजीवी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दिए गए ऑप्शन में से। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा पी वेवाक्स। प्लाज्मोडियम वेवाक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम है मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गठिया शरीर के जोड़ों में निम्न में से किसके निक्षेप के कारण होता है। शरीर के जोड़ों के अंदर गाइस जो गठिया रोग होता है किसकी वजह से होता है, किसका कलेक्शन होने की वजह से होता है। जो गठिया रोग होता है जोड़ों के अंदर किसका कलेक्शन होने की वजह से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड का कलेक्शन होने लगे जोड़ों के अंदर तो उसकी वजह से गठिया रोग होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। गाइज यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है, एक तो आ रही है हाइड्रो बोलते हैं गाइज जल को या पानी को। गाइज फोबिया किसको बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं जिससे किसी से डर हो। इसका उल्टा फिलिक होता है जिससे अपन प्रेम करते हैं, ये लग जाता है। जिससे पानी से डर है तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, जैसे कि पानी से प्रेम है तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया रोग है किसके कारण होता है गाइज, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कह दीजिएगा या आप कह दीजिएगा जो रेबीज बीमारी हो जाती है जो पागल कुत्ते के काटने की वजह से होती है, तो ये किसकी वजह से होता है, वायरस के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंथोफोबिया निम्नलिखित किसका डर है। अब देखिएगा किसका डर है, फोबिया लग गया, इसका मतलब फोबिया तो सिंपल सी बात होगी, डर की बात होगी। अब एंथो किसको बोलोगे आप, बताइएगा। एंथो किसको बोलोगे, मालिक, आग, पुष्प या कुत्ते। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जैसे आपको पता है कि एंथोलॉजी बोलते हैं किसका, फूलों का अध्ययन। एंथोफोबिया फूलों से डर, एंथोफिलिक फूलों से प्रेम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है। गाइज आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस बीमारी किससे संबंधित है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी मेनिंजाइटिस। किसके अंदर कार्बन होता है, निम्न में से किसके अंदर कार्बन होता है बताइएगा गाइज। कोयले के प्रकार आप लोगों को पता है, कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिन हो गया, पीट हो गया। तो ये कोयले के प्रकार है, तो ऑब्वियसली जो कोयले के टाइप्स है उसी के अंदर कार्बन पाया जाएगा। टिन के अंदर नहीं होगा, चांदी के अंदर नहीं होगा, लोहे के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले के टाइप्स की बात करें तो गाइज एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनी हो गया, लिग्नाइट हो गया, ओके, और पीट हो गया। गाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे अच्छा हो गया एंथ्रासाइट। इस पर कार्बन होता है अप्रॉक्सीमेट 85% से ज़्यादा होता है। बिटुमिन उसके बाद में आता है 45 से 85% होता है। तीसरे नंबर पे आता है अपना ये पीट, 50 से 60% होता है इसके अंदर। और लिग्नाइट होता है इसके अंदर होता है 35 से 35% का समथिंग होता है। तो ये कोयले के टाइप हो गए 4। टेफ्लॉन क्या चीज़ है गाइज बताइएगा। टेफ्लॉन क्या चीज़ है, 4 ऑप्शन आपके सामने, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक। टेफ्लॉन क्या है, तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में फ्लोरोकार्बन है। देखिएगा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप PTFE भी बोल सकते हो। PTFE का मतलब हो गया पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टेफ्लॉन भी बोल सकते हो। टेफ्लॉन या PTFE भी बोल सकते हैं, इसको पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है। तो ये क्या होता है, फ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लाफिंग गैस कौन सी है, हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सी है जिसका फॉर्मूला N2O होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX का आविष्कार किसने किया था। गाइज आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, रट लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या आंसर बनेगा गाइज इसका। देखिएगा RDX की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज रिसर्च डिपार्टमेंट और एक्सप्लोजिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका आविष्कार किया गया है गाइज ऑप्शन नंबर डी हेनिंग के द्वारा। हेनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हेनिंग की फुल फॉर्म की बात, ये पूरा नाम की बात करें तो गाइज जॉर्ज फ्रीडरिच हेनिंग, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट का या बारूद का। तो RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, हेनिंग के द्वारा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं गाइज। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो गाइज जैसे कि अपन बना लिया PNP बना लिया, या अपन ने ट्रांजिस्टर NPN बना लिया, ठीक है। तो ये जो जंक्शन बनाते हैं ये किस प्रकार के मटेरियल को यूज करके अपने ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं गाइज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर दिए गए ऑप्शन में से कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करके अपन ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर 3 लेयर होते हैं गाइज और 2 जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। तो 2 जंक्शन बनते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर और इसके अंदर 3 लेयर बनती है। तीनों लेयर आप देख सकते हो, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं इमिटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं गाइज, इसको कलेक्टर बोला जाता है। ओजोन परत की मोटाई किसके अंदर नापी जाती है, क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन परत की मोटाई किसके अंदर मापी जाती है गाइज। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, बताइएगा क्या आंसर बनेगा गाइज। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। 1 dB इक्वल टू हो जाता है 0.01 mm थिकनेस। 1 dB इक्वल टू 0.01 mm थिकनेस होती है एट STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 0.01 mm थिकनेस के बराबर होता है 1 dB। 50 kg का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 kg का एक भार रखकर 20 कदम जो कि प्रत्येक 0.25 मीटर के ऊपर जाता है, ऊपर जाने में किया गया कार्य कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल करना है, कार्य के बारे में बताना है। यहाँ पे 50 kg का तो एक व्यक्ति है और उसके सिर पर 20 kg का एक भार रखा हुआ है। वो 20 कदम चढ़ता है और 2 कदमों के बीच की दूरी या अपन कहें तो प्रत्येक कदम इतनी दूरी पे है, जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य किसके द्वारा दोगे गाइज, यहाँ पे आप कार्य दोगे mgh के द्वारा। mgh का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मास कितना है गाइज, 50 kg ये हो गया, 20 kg ये हो गया, तो मास हो गया 70 kg। ग्रेविटी कितनी लोगे आप, 9.8 लोगे। ओके गाइज, हाइट कितनी लोगे, 20 कदम चल रहा है, एक कदम है 0.25 पे, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 0.25 इंटू 20, तो 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ओके गाइज, ये मैंने रख दिया। इनको मैं मल्टीप्लाइड करूँ, ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इनको मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो गाइज आंसर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। 8 पंजो 40 हासिल 4, 9 पंजो 45 सर 4 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 0 9 7 36 नहीं 9 7 63 हासिल 6 और 7 चौक 28 सर 6 34 जूल में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर सिंपल सा कार्य बराबर mgh लिए है और m आपको दे रखा है 50 + 20 यानी 70, g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और h की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 20। यदि किसी कण का बल और विस्थापन बल की दिशा में दोगुने हैं तो कार्य क्या होगा। आंसर दीजिएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी कण का बल और विस्थापन और वो भी बल की दिशा में दोगुने हैं, यानी बल की दिशा में F भी डबल है और विस्थापन भी डबल है यानी दुगुने हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा। गाइस कार्य बराबर सिंपल सा दिया जाता है FD cos ऑफ थीटा, या आप रख दीजिएगा FD सिंपल सा गुणा कर लीजिएगा बल इंटू विस्थापन को। बल को आप डबल कर रहे हो और विस्थापन को भी आप डबल कर रहे हो, तो टोटल आपका जो कार्य है वो 4 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर सीरीज देखा करो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी प्लेलिस्ट में विजिट कर लिया करो। करंट अफेयर्स को भी अपन बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं डेली के, जो पिछले 6 महीने के कवर कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो देख लिया करो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी। विद्युत इस्त्री यानी जो आयरन होती है उसमें मिश्र धातु के तार किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? यानी जो तार प्रयोग किए जाते हैं ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होएगा। जिस तरीके से टंगस्टन का यूज लिया जाता है उसके अप्रॉक्सीमेट इसका होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देखिएगा 2 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? मिश्र धातु के तार किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण नहीं होते और उच्च तापमान पर नहीं जलते हैं। तो यहाँ पे गाइस दोनों की दोनों आंसर अपने सही है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में विद्युत आपूर्ति के मापदंड है, क्या आंसर बनेगा गाइज? भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी है गाइज, उसका वोल्टेज कितना आ रहा है और उसकी विद्युत रेटिंग कितनी आ रही है? क्या आंसर बनेगा गाइज? बिल्कुल सही है, भारत के अंदर 50 हर्ट्ज आ रहे हैं। तो देखिएगा सब ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। ये विद्युत रेटिंग 5 से 15 होगी, 5 और 15, और ये हो गया वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 220 वोल्ट विभवांतर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 5 एम्पियर 15 एम्पियर विद्युत रेटिंग। अनंत पर रखी गई वस्तु के लिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति सापेक्ष आकार और प्रकृति क्रमशः है। गाइज अनंत के ऊपर देखिएगा, ये तो इसका हो गया P, यहाँ पे हो जाता है F, यहाँ पे हो जाता है गाइज C, और यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है। ओके गाइज, अनंत पर रखी हुई वस्तु के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की सापेक्ष प्रकृति किस प्रकार से होती है? तो गाइज पहली जाएगी ऐसे गई और शीशे होते हुए निकलेगी, और दूसरी इधर शीशे होते हुए निकलेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र पर छोटा और आभासी। तो ये सेंटर पर बनेगा, यहाँ पे डिमिनिश यानी छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो यहाँ पे गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, समझ में आ गया? जैसे कि अनंत पे आपने रखा तो पहले ऐसे गई सीधी जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद में शीशे होते हुए निकलेगी, और पहले यहाँ से शीशे जाएगी। तो यहाँ पे आपका सी पे दोनों लाइनें मिल रही इमेज बन जाएगी। सामान्य प्रकार के जो बाइफोकल लेंस है, द्विफोकसी लेंस है, उसमें ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सामान्य प्रकार के गाइस जो बाइफोकल लेंस होते हैं उसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग किस प्रकार का होता है? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18? गाइज 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में अवतल और उत्तल। अवतल को इंग्लिश में बोला जाता है कनकेव, और उत्तल को इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेक्स। अवतल और उत्तल, तो ऊपर ये हिस्सा होता है वो होता है अवतल, और जो नीचे वाला होता है गाइज वो होता है उत्तल। प्रकाश के फैलाव की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है? क्वेश्चन नंबर 19। देखिए गाइज सिंपल सी बात है, आपको पता है। अगर अपन बात करें सिंपल सा, मैं कलर लिख दूं सभी के सभी VIBGYOR, जो वाइट प्रकाश होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद में इतना इतना कलरों में विभाजित हो गया। अब गाइज आप देखोगे यहाँ पे तो तरंग दैर्घ्य जैसे कि बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और इधर क्या हो जाएगी, ये अपन कहेंगे, या इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होएगी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग होती है। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कौन हो जाएगी गाइज? जैसे कि वॉयलेट कलर हो गया, ठीक है। अब वॉयलेट कलर है सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य इसकी, तो इसका गाइज विचलन सबसे ज़्यादा होता है, विचलन मैक्सिमम होता है। ठीक है गाइज, तो इधर से जाएंगे तो जो डेविएशन है, विचलन है गाइज, वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग है वो धीमी होती है और सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, सबसे ज़्यादा विचलित होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी निरीक्षण में अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों की समान ऊर्जा है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों की समान ऊर्जा है, दिए गए माध्यम में बढ़ते हुए क्रम में उनकी भेदन क्षमता होगी। अपने को गाइस भेदन क्षमता यहाँ पे बतानी है कि किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होगी, बढ़ते हुए क्रम के अंदर बताना है। तो सबसे कम किसकी भेदन क्षमता होती है, फिर उससे ज़्यादा किसकी होती है, फिर सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है। तो इस तरीके से अपने को बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा, उसके बाद में बीटा की अल्फा से ज़्यादा होती है और गामा की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। ध्यान में रखना, अल्फा बीटा गामा, यह बढ़ता हुआ क्रम। संपर्क लेंस किससे बने हुए होते हैं? संपर्क लेंस को गाइस इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस है किससे मिलके बने हुए होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉन्टैक्ट लेंस किससे मिलके बने हुए होते हैं? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे?
तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ल्यूसाइट के साथ में, ल्यूसाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये अपना हो जाएगा कॉन्टैक्ट लेंस किससे मिलकर बने हुए थे, ल्यूसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हरे रंग के पौधों द्वारा प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम को निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य को अधिकतम अवशोषित किया जाता है। हरे रंग के पौधों द्वारा प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम को, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, इसमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य को सबसे अधिक अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, हरे कलर के द्वारा। हरे कलर के द्वारा सबसे ज़्यादा किसका अवशोषण किया जाता है गाइज, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीले को, यानी रेड और ब्लू को यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे लाल और नीला, किसके द्वारा, हरे कलर के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को, सही दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं है गाइज, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए गाइज, निकट दृष्टि दोष को, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया, वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अलग अलग देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। गाइज मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष वाले, वो निकट की वस्तु को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी जिसको मायोपिया निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और ये कह रहा है कि निकट की वस्तु को सही नहीं देख सकते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाले नज़दीक की वस्तुओं को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है वो दूर की वस्तु को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो जरा दूरदर्शिता वाले व्यक्ति सुधारात्मक चश्मे के बिना वस्तुओं को देख सकते हैं, इस चश्मे के बिना वस्तुओं को देख सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों गलत है। कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा तीनों ही सही नहीं है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है, शायद वह सबसे ज़्यादा पीड़ित है। गाइज व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब गाइज उसको नज़दीक से दिखाई नहीं देता, नज़दीक से दिखाई नहीं देता यानी उसके कौन सा रोग है गाइज, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोला जाता है गाइज, दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है तो वह सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है देखिएगा, प्रकाश की सबसे लंबी मानव नेत्र को दिखाई देने वाली तरंगदैर्घ्य लगभग 700 mm है, सबसे लंबी, और सबसे छोटी मानव नेत्र को दिखाई देने वाली तरंगदैर्घ्य 400 mm है, सबसे छोटी वाली। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य अक्स किरणों की तुलना में लंबी होती है। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि गामा की तरंगदैर्घ्य अक्स की लंबी होती है, नहीं, अक्स की लंबी होती है गामा से, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। टेलीस्कोप का निकट वस्तुओं को अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को इसकी विभेदन क्षमता कहा जाता है। तो सब स्टेटमेंट सही है, तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट गलत था, अपने को गलत ही स्टेटमेंट फाइंड करना है। और इसमें क्या होता है कि गाइज जो अक्स किरणें होती हैं उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है गामा से, ओके गाइज, और ये उल्टा बता रहा है अपने को। यदि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित है तो वस्तु कहाँ पे रखी गई है। देखिए गाइज, अवतल लेंस में हमेशा अगर बढ़ा हुआ इमेज बनता है तो यानी ऑब्वियसली इस हिस्से में बनेगा, और इस हिस्से में बनेगा तो ये तो पोल हो गया, ये एप हो गया, ये सी हो गया। अगर इस हिस्से में इमेज बन रही है यानी आवर्धित इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ पे रखा गया है, ध्यान में रखना, पी और एफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, इसका इस तरीके से होता है, एक तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, और एक यहाँ से, एक तो ये होगी गाइज ऐसे करके इसमें से होता है, और एक ये सी से जाती हुई, और ये दोनों मिलती हुई जहाँ पे प्रतीत होती है वहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिएगा, ये होगा पी, ये ऐप हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, पी और ऐप के बीच में इमेज रखी तो पहली ये ऐसे गई और ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसको मैं पीछे खिसकाऊँ, ये सी होगा, ये इससे जाएगी और इसको भी मैं पीछे खिसकाऊँ तो ये दोनों यहाँ पे मिलेगी, तो ये इमेज बनेगी यहाँ पे, तो आवर्धित इमेज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दर्पण के ध्रुव यानी पोल और मुख्य फोकस के बीच में, तो पी और एफ के बीच में वस्तु को रखा गया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 27 है। उपचयन और अपचयन, जिसके अंदर गाइज ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसके अंदर रिडक्शन भी होता है।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रेडॉक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना गाइज किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, प्रतिस्थापन या उभयगामी? क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा इनमें ऊष्माक्षेपी के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर चूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत कर सकते हो आपको। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? गाइस क्वेश्चन को गलत कर सकते, ध्यान देना है। यदि आप कॉपर के चूर्ण को गर्म कर रहे हो तो गाइस इसका कलर हो जाता है काला, ध्यान में रखना। यदि आप कॉपर सिंपल ऐसे छोड़ रखा है और वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो उसका कलर हो जाता है गाइस हरा। ठीक है, सिंपल से आपने देखा होगा, जैसे तांबे का कोई भी अपने घर में बर्तन होता है तो उस पर हरे रंग की कलाई चढ़ जाती है, तो वो होता है कि ऑक्सीजन के साथ में एनवायरनमेंट में रिएक्शन करके उसके ऊपर हरा कलर चढ़ जाता है। और कॉपर के चूर्ण को यदि आप गर्म करते हो तो उस पर काला कलर चढ़ता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 है गाइज। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो गाइज आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? एंटी एसिड। एंटी एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है गाइज। ABCD में क्या आंसर बनेगा? सबसे बड़ी, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो जाएगा यहाँ पे लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी गाइज लीवर। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित का मतलब जो अंतःस्रावी भी हो और बाह्यस्रावी भी और सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है गाइज? देखिए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे अग्नाशय पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है गाइज? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है मैमल्स के अंदर? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा लीवर यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 34 सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीयूष, पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर उपस्थित होती है? किस स्थान पर उपस्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शरीर का असंतुलित विकास। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन का रिसाव करने वाली ग्रंथि कौन सी है गाइज? वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है गाइज? क्वेश्चन नंबर 38 उत्सर्जित पदार्थ मछलियों में, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। आज 40 क्वेश्चन ही कवर करेंगे गाइज अपन एक बार। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? देखिएगा गाइज हेलियोट्रम्स हमेशा सूर्य से रिलेट करता है, तो छाया में पनपने वाले कौन से हो गए? सियोकाइटस, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी। और ये हो गए सन में हेलियो, सूर्य की उपस्थिति में हेलियो। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, बताइएगा CO2 कितना होता है? 0.4 होगा या 0.03 होगा? 78 कौन सा होता है? नाइट्रोजन। 21 कौन सा होता है? ऑक्सीजन। CO2 कितना होता है? 0.03। और ये हो गया अपना आर्गन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइज। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे अपन। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।